हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रिया टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मंद संतुलन के विभिन्न रूप। मंद संतुलन के अंदर आपने देखा कि विभिन्न रूपों के अंदर 3 रूप बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए, जिसमें से मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह और मलबा प्रवाह। कौन से प्रवाह पढ़े थे हमने? पहला पढ़ा था मृदा प्रवाह। क्या पढ़ा था? मृदा प्रवाह। इसके अंदर हमने बच्चों क्या देखा था कि किसी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तथा ढाल के सहारे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाने वाला सूक्ष्म अवसाद नीचे की तरफ स्थानांतरण या प्रवाहित होता है, उसी को हम मृदा प्रवाह के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तथा ढाल के सारे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाने वाला सूक्ष्म अवसाद नीचे की तरफ स्थानांतरण होता है या प्रवाहित होता है, उसी को हम मृदा प्रवाह के अंतर्गत जानते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कीचड़ प्रवाह। कीचड़ प्रवाह में देखते हैं बच्चों कि किसी क्षेत्र में उद्गारित ज्वालामुखी से प्राप्त तत्व राख, छोटे कंकड़ पत्थर जब वर्षा जल के साथ मिलकर घाटी में या नदी घाटी में प्रवाहित होने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कीचड़ प्रवाह। ठीक है। किसी क्षेत्र में जब उद्गारित ज्वालामुखी से जो प्राप्त तत्व होते हैं, राख है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है और बहुत सारे तत्व है, उनके साथ वर्षा का जल मिल जाता है, वो किस रूप में हो जाता है? कीचड़ के रूप, और फिर वो नदी घाटी की तरफ प्रवाहित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? कीचड़ प्रवाह। अब ज्वालामुखी शब्द के बारे में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, बताया भी है कि ज्वालामुखी होती क्या है। आपने देखा कि किसी क्षेत्र में तापमान की वृद्धि हो जाने से वहां की जो चट्टानें धरातल के अंदर होती हैं वो पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती हैं, और फिर पिघलने के बाद वो चट्टानें मैग्मा के रूप में धरातल से बाहर आती हैं और लावा के रूप में जम जाती हैं। वही प्रक्रिया हम ज्वालामुखीता के अंदर कर लेते हैं। देखो बच्चों, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं। अब हम ले रहे हैं मलबा प्रवाह। मलबा प्रवाह क्या है? तो 2 प्रवाह के बारे में हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, मृदा प्रवाह और कीचड़ प्रवाह। अब ले रहे हैं मलबा प्रवाह। मलबा अवदाब वनस्पति आवरण युक्त या उसमें वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। मलबा अवदाब है वो कौन से क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है? वनस्पति आवरण युक्त, जहां पर वनस्पति पाई जाती है उन क्षेत्रों में, या वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता, और या फिर जहां पर आर्द्र प्रदेश जो कम पाए जाते हैं या बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं उन क्षेत्रों के अंदर
कौन सा प्रवाह होता है बच्चों? मलबा प्रवाह। कौन सा प्रवाह होता है? मलबा प्रवाह। याद रखना, जो क्षेत्र एक वनस्पति युक्त होता है या वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता रखता है, उन क्षेत्रों के अंदर मलबा प्रवाह देखने को मिलता है। अब बच्चों यदि आपको पूछ ले कि वनस्पति क्या है, वनस्पति, तो याद रखना किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, पौधे व वृक्षों को वनस्पति कहा जाता है। वापस सुन लेना, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली घासें हैं, पौधे हैं, वृक्षों हो, उन सबको क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। और भारतीय वनस्पति को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा मरुस्थलीय वन, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा मैंग्रोव वन। इस तरह 5 भागों में भारतीय वनस्पति को मुख्य रूप से बांटा गया है। अगला बिंदु, यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में गठित होता है, और जहां पर ढाल तेज होती है वहां पर एक छोटी सी पट्टी के रूप में या संकीर्ण पट्टी के रूप में क्या है, ये प्रवाहित होते हैं। तो याद रखना, इन मलबा प्रवाह के लिए ढाल कैसी होनी चाहिए? तेजी के साथ तीव्र होनी चाहिए। मलबा अवदाब कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है, और मलबा प्रवाह है वो कीचड़ प्रवाह की तुलना में तेज गति से गति करता है। क्या करता है बच्चों? कीचड़ प्रवाह की तुलना में तेज गति से गति कौन करता है? अपन का मलबा प्रवाह। याद रखना, मलबा प्रवाह कीचड़ प्रवाह की तुलना में तेज गति से चलता है और हिम अवदाब के समान ही होता है। और लेकिन मलबा प्रवाह और हिम अवदाब दोनों की जो चलने की या प्रवाह होने की जो गति होती है वो लगभग क्या होता है? समान होती है। लेकिन कीचड़ प्रवाह से क्या होती है? तेज होती है या अधिक होती है। तो आपने बच्चों देखा कि मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह और हमारे मलबा प्रवाह, इन 3 रूपों के प्रवाह को आपने अध्ययन किया। आपने देखा बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने वर्त संचलन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्त संचलन। वर्त संचलन के अनुसार देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से 2 बातें देखने को मिली। इसकी पहला तो बात थी कि इनके प्रकार कौन से, फिर दूसरी बात थी इन प्रकारों की विशेषता। तो हमने वर्त संचलन में 3 प्रकार देखे थे। फर्स्ट प्रकार तीव्र संचलन, सेकेंड मंद संचलन, और थर्ड भूस्खलन। ये हमने वर्त संचलन के अंतर्गत पढ़ा था। अब ये देखिए, इसके बारे में हमने तीव्र संचलन के बारे में हमने पढ़ लिया है। मंद संचलन के बारे में हमने अभी बताया भी है थोड़ा बहुत, और पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? भूस्खलन। क्या पढ़ेंगे? भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या होता है? सबसे पहले तो बात यह आती है कि भूस्खलन होता क्या है, कैसे होता है, क्या कारण हो सकते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। पहला हम पॉइंट यही बनाते हैं, भूस्खलन। ठीक है, तो सीधा लिखना है, भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण, भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का टूटकर बिखरना क्या कहलाता है? भूस्खलन। क्या कहलाता बच्चों? भूस्खलन। और यदि हम भूस्खलन के कारण को जानना चाहे तो हम पहला कारण तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कारण कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा
वर्षा, क्या है, वर्षा। तीसरा मानवीय गतिविधियां, जैसे हम सड़क बना लेते हैं पहाड़ों को काट कर, तो भी भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये जो कारक होते हैं वो भूस्खलन के लिए बहुत ही उत्तरदायी माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, दूसरा वर्षा हुआ, तीसरा मानवीय गतिविधियां हुई। ये तीन ही ऐसे कारक हैं जो भूस्खलन को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। अब अपन को पढ़ेंगे भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन, अब इसकी पहली परिभाषा लेते हैं। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संतुलन है। देखो भूस्खलन है वो एकदम बहुत ही तेजी से होता है, और अगम्य मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता, किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, तो भूस्खलन की होने की जो प्रवृत्ति कैसे होती है, तेज होती है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं, और इसके अंदर जो पदार्थ नीचे गिरते हैं चट्टानों से टूटकर ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं, वो कैसे होता है, शुष्क होते हैं। उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा कम होती है या नमी की मात्रा कम होती है। अगला बिंदु, ढाल जिस पर संतुलन होता है वह संतुलन होता है के संदर्भ में पच्च आवर्तन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों में पिसकर अवसर्पण कहते हैं। देखो जिस डाल के सारे भूस्खलन होता है उस डाल के सारे जो मलबा की एक या कई इकाइयां फिसलन के साथ नीचे की तरफ आती हैं उसी को अवसर्पण कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो ढाल के सारे जो सूक्ष्म मलबा नीचे की तरफ जो प्रवाहित होता है या ढाल के सारे नीचे की तरफ आता है, उस ढाल के सारे आने वाले पदार्थों को प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अवसर्पण। क्या कहते हैं, अवसर्पण। वापस सुन लेना, जब कोई भूस्खलन के अंदर पहाड़ों से ऊपर से नीचे की तरफ जब मलबा खिसक कर फिसल कर नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, उस पत्थरों या कचरे को या अवसाद को क्या कहा जाता है, अवसर्पण क्रिया कहा जाता है या अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्चिमी आवर्तन के बिना मलबा तीव्र लोटन या स्खलन या मलबा स्खलन कहते हैं। और पृथ्वी के पिंड होते हैं या फिर किसी चट्टान के टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, पश्चिमी आवर्तन के बिना मलबा तीव्र गति से लोटन करता हुआ नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, उसी को मलबा स्खलन के नाम से भी जानते हैं। मतलब चट्टानों से टूटा हुआ जो मलबा होता है उसका पिंड वो नीचे की तरफ क्या होता है, तेजी से नीचे की तरफ आता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मलबा स्खलन कहते हैं। अगला बिंदु, मलबा स्खलन के खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का या प्राय स्वतंत्र पतन होता है। और मलबा स्खलन के दौरान जो कोई भी चट्टानों के जो इस भाग खड़े होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी मलबा के साथ साथ वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। मतलब जब कभी भूस्खलन होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर की जो चट्टान रहती है कभी कभी धीरे धीरे मिट्टी के रूप में भी टूटती है और कभी कभी पूरी पतन उस हिल का हो जाता है। अगला बिंदु, सस्तर जोड़ या भ्रंश। सस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल वर्त के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं। जो सेल अपने जोड़ों से टूटकर या दरारों से टूटकर नीचे की तरफ स्खलित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल स्खलन। मतलब सेल के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में नीचे की तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगला बिंदु, तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत ही तीव्र एवं विदेशक होता है। जहां ढाल तेज अधिक होती है या ढालों की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है वह मलबा तेजी से नीचे की तरफ स्खलन होता है और उससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, नुकसान भी होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अगला बिंदु, तीव्र नदी सस्तरण तल जैसे अनियंत्रितताओं के सारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। जहां पर तेजी के साथ ढाल पाई जाती है, नदी प्रकार की ढाल पाई जाती है, वह पर जो पदार्थ नीचे की तरफ आता है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, अनियंत्रित रूप से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे ये ढाल है तो इसके ऊपर से पदार्थ जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसका कोई निश्चित नियंत्रण नहीं होगा, वो अनियंत्रित रूप से नीचे की तरफ क्या होगा, प्रवाहित होगा।
किसी भी त्रिभ ढाल के सारे सेल खंडों का ढाल के दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता। और कहीं भी देखते हो तेजी से जो ढाल पाई जाती है उन ढालों के अंदर सेल खंड निश्चित दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिरते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल पतन। क्या कहलाते हैं? सेल पतन। सेल क्या होती है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा बच्चों। धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर व कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं उसको हमने क्या कहा है? सेल कहा। क्या कहा बच्चों? सेल। वापस सुने ना, धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर व कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 भागों में पाई जाती है: अवसादी सेल, रूपांतरित सेल और कयांत्रित सेल। अब हम लेते हैं भूस्खलन से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं अगले बिंदु को। बिंदु सेल पतन सेलों के फलक के उतले स्तर से होता है। और जो सेलों का जो पतन है वो सेलों के जो ऊपरी जो भाग है या ऊपरी जो परतें हैं उससे शुरू होता है और सबसे पहले उसी का ही पतन होता है। जो सेल स्खलन से अलग करता है और उसको सेल जो परतें हैं या टूटती है उनको एक दूसरे से क्या कर देता है? अलग कर देता है। अब है भारत में भूस्खलन की प्रवृत्ति। भारत के अंदर अब देखते हैं तो बहुत सारे से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन की स्थिति पाई जाती है। जैसे हिमालय राज्य के अंदर बारिश के मौसम में रोजाना न्यूज के अंदर आप बच्चों सुनते भी हो और पढ़ते भी हो और देखते भी हो कि हिमालय राज्य के जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर उस राज्य के अंदर हिमस्खलन होने के कारण या भूस्खलन होने के कारण सड़क जाम हो गई, आवागमन बाधित हो गए। तो ये खबरें आपने न्यूज चैनलों पर सुनी है। तो भारत के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ये प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे देश में मलबा, अवदाब एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं और हमारे देश के अंदर जो भूस्खलन की स्थिति होती है वो प्राय कहाँ होती है? हिमालय के अंदर। किसके अंदर होती है? हिमालय के अंदर। बच्चों आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। इस कारण से यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इस कारण से विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कहते हैं। यदि लंबी पर्वतमाला के बारे में पूछते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। और हिमालय है वो नवीन वलित पर्वतमाला है। कौन सी है? नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है? नवीन वलित पर्वतमाला है। इस कारण से इसके अंदर भूस्खलन की प्रवृत्ति, भूकंप की प्रवृत्ति ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा कि हिमालय के अंदर बारिश के मौसम में इस प्रकार की प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछते हैं तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखना। अब इसमें वापस टॉपिक में आते हैं। मलबा, अवदाब और भूस्खलन हिमालय में प्राय होते रहते हैं। इनके प्रमुख कारण हैं। पहला बताएगा हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। हिमालय पर्वतमाला किस प्रवृत्ति से सक्रिय हुआ? विवर्तनिक प्रक्रिया से। अब विवर्तनिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ सवाल हैं, आपको याद रखना है। पहले शब्द है प्लेट शब्द का नामकरण।
प्लेट शब्द का नामकरण किसने किया? तो इसका सीधा सा उत्तर लिखना है टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिक शब्द का मॉर्गन मैकेंजी पार्कर। यदि आपसे पूछ ले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने। तो यही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से ये हिमालय गठित है। इस कारण से यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है। तो प्लेट विवर्तनिक दृष्टिकोण से ये सक्रिय है और यह अधिकांश पर्दा सेलो एवं असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ। और हिमालय की जो परतें हैं, हिमालय के अंदर जो सेलें हैं वो मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? पर्दा सेलों से। और असंगठित और असंगठित पदार्थ, इनके अंदर जो पदार्थों के जो कण हैं या पदार्थ के तत्व है वो संगठित रूप में नहीं, खुले हुए, बिखरे हुए और अनियंत्रित रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। पर्दा सेल किसे कहते हैं ये तो आपको खुद को ही मालूम है। ऐसे सेल जिनका निर्माण औषधों से हुआ वो सेल कैसी है? पर्दा सेल कहलाती है। इनकी ढाल मध्यम ना होकर तीव्र है और हिमालय के अंदर जो ढाल है वो मध्यम ना होकर कैसी है? तेज गति से या तीव्र गति से पाई जाती है। तो याद रखना, हिमालय के अंदर भी तीव्र गति की ढाल पाए जाने के कारण भूस्खलन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा बनाते हुए नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के तटों पर पश्चिमी घाट के तटों के किनारे पश्चिमी घाट की अपेक्षा विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है। और यदि हम हिमालय की तुलना में दक्षिणी भारत के इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर विवर्तनिक प्रक्रिया ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। ये स्थायी रूप में ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात हिमालय की तुलना में दक्षिणी भारत के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन की स्थिति या भूस्खलन की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। जैसे वापस तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के और नीलगिरी पश्चिमी घाट के सारे जो भी पहाड़ियां है, जैसे अनाई मुंडी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है या इलायची की पहाड़ी है या सह्याद्री की पहाड़ी, ये सारी जो पहाड़ियां हैं वहां पर क्या होता है? अपन के हिमालय की तुलना में कम भूस्खलन होता है। क्यों होता है? उसका कारण है ये विवर्तनिक दृष्टि से जो दक्षिणी भारतीय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो स्थायी रूप में अधिक देखने को मिलती हैं। अब नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? डोडो बेटा। नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडो बेटा। ठीक है बच्चों। तथा बहुत ही कठोर सेलों से बनी हो, और ये बहुत ही क्या होती है? कठोर सेलों से बनी हो, क्योंकि ये जो दक्षिण भारत की जो सेलें हैं वो एक तो कठोर सेलों है, एक संगठित पदार्थों से बनी है। परंतु अब इन पहाड़ियों के अंदर मलबा, अवदाब एवं भूस्खलन होते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण से इन क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन और मृदा अवदाब जैसी प्रक्रिया देखने को मिलने लगी। तो आपने देखा कि हिमालय पर्वतमाला विवर्तनिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से सक्रिय होने के कारण वहां पर भूस्खलन क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। जबकि दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या नीलगिरी की पहाड़ी है या पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो विवर्तनिक दृष्टि से क्या है? अधिक सक्रिय नहीं है। ये या फिर स्थायी रूप में अधिक पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर भूस्खलन बहुत ही क्या होता है? कम होता है। साथ में इन पहाड़ियों की जो सेलें हैं वो भी क्या? कठोर है। क्या है? कठोर है। और उसके बाद इसमें यह भी आगे कहा गया है कि वर्तमान में यहाँ पर मलबा, अवदाब और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही है। उसका कारण है वर्तमान मानवीय गतिविधियां, जिसके कारण यहाँ पर अब भूस्खलन और मलबा अवदाब जैसी प्रक्रिया देखने को मिलने लगी है। तो बच्चों आपने देखा कि भूस्खलन कैसे होता है और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी बल कौन से हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों अपर्दन एवं निक्षेपण की जो प्रक्रिया है
उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि अपर्दन कैसे होता है, अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से होते हैं, निक्षेपण के लिए उत्तरदायी कारक कौन जिम्मेदार होते हैं, उन सब का हम विश्लेषण के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।